एक दुनिया ऐसी भी ये एक अनोखी पुस्तक है जिसे 62 माता-पिता और केयरगिवर्स ने लिखा है और जिसे एक सूत्र में पिरोया है सीएमए रविंद्र कुमार दुबे जी ने। यह पुस्तक उनके अनुभवों को साझा करती है कि कैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम पर मौजूद अपने बच्चों की परवरिश की, किन चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने अपनी अनोखी राह कैसे खोजी। एक संवाद श्रृंखला के जरिए स्पेक्ट्रम द अवेयरनेस प्रोजेक्ट और एक दुनिया ऐसी भी मिलकर पहल कर रहे हैं जिसका उद्देश्य अन्य माता पिता और केयर गिवर्स को प्रेरित करना है, साथ ही साथ समाज में जागरूकता फैलाना है ताकि हम सब मिलकर एक समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्रिपाठी और एक दुनिया ऐसी भी पुस्तक से जुड़ी श्रृंखला के आज के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ हम उन माता-पिता और केयरगिवर्स से बात करते हैं जिन्होंने इस पुस्तक में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि इस पुस्तक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे अमेज़न पे खरीद सकते हैं, इन्हें पढ़ सकते हैं और अपने विचार सीएमए रविंद्र कुमार दुबे जी के साथ भी साझा कर सकते हैं और हमारे साथ भी साझा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस किताब से जुड़े बाकी अन्य सत्र को सुनना चाहें तो एक दुनिया ऐसी भी के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी उन्हें सुन सकते हैं। इसी के साथ मैं आज के हमारे अतिथि को मंच पे बुलाना चाहूंगी। नमस्कार रोहित सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रोहित सर के बारे में मैं थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दूं ताकि हम आगे का जो सेशन है वो आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। रोहित सर जो हैं वो एक अनुभवी शिक्षक हैं, एक मनोवैज्ञानिक विज्ञान विशेषज्ञ भी हैं। अब तक उन्होंने अपने जीवन के 30 से ज़्यादा वर्ष मंगल मूर्ति विकलांग ट्रस्ट जूनागढ़ में विशेष शिक्षक और प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत रहकर वहाँ योगदान दिया है। आज रोहित जी शिक्षा से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से जुड़े अनेक कार्यों में अपना योगदान देते हैं कंसल्टेंट के रूप में। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्र में। धन्यवाद। रोहित सर, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप दर्शकों को अपने बारे में, आपकी अब तक की जो अब तक का जो सफर रहा है, आप उसके बारे में जरा दर्शकों को बताएं। हाँ जी, नमस्कार सबको मेरा। हाँ, वैसे मैं मेरा जो फादर है वो फार्मर था और मैंने ग्रेजुएट जूनागढ़ में किया है साइकोलॉजी में और एमए भावनगर यूनिवर्सिटी में किया है साइकोलॉजी में। त्यारबाद ये डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर द मेंटली रिटार्डेड जो अहमदाबाद में कॉलेज थी वहाँ 1 बरस का किया और स्पेशल बीएड किया है मेंटली रिटार्डेड बच्चे के ऊपर। बाद में कई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की सेमिनार वो, और इस बच्चे के बारे में जितना भी जान सके इतना प्रयत्न किया और उसको इम्प्लीमेंट मंगल मूर्ति में किया है। मैं जो जानता हूँ वो मंगल मूर्ति में इम्प्लीमेंट कर दिया है। और मैं 91 से ये मंगल मूर्ति से जुड़ा हुआ हूँ। बीच में 99 से मैं अभी इंटीग्रेशन एजुकेशन प्रोग्राम में कोऑर्डिनेटर था, जो नॉर्मल बच्चों के बीच अच्छे बच्चे को पढ़ाना है, वो प्रोजेक्ट का कोऑर्डिनेटर बना। 10-12 साल तक मैंने ये उसमें काम भी किया है। और मंगल मूर्ति में जब जुड़ा मैं, तब वहाँ एक जमीन थी, वहाँ एक पर्ण कुटीर बनाई और पर्ण कुटीर में जो इस बच्चे की स्कूल शुरू करना चाहते थे, उसके पहले जो धीरू भाई पटेल है, जो मंगल मूर्ति विकलांग ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी है, फाउंडेशन ट्रस्टी है, उसको, वो एक पेरेंट्स भी है स्पेशल बच्चे के। उसने सोचा कि मेरे एक बच्चा ऐसा दिया है तो मैं क्यों 100 बच्चे का ज्यादा न करूं। इस ध्यान में रख के उसने ये इंस्टीट्यूट मंगल मूर्ति विकलांग ट्रस्ट शुरू किया। वो धीरू भाई मेरे प्रेरणादाता है, मेरा पिता तुल्य है और एक उम्दा और पवित्र है वो। उसके साथ काम करने का बहुत मजा आया और कई बच्चे को अच्छा करके समाज में काम करने लगा है, ऐसा पूरा हमने प्रयत्न किया है। तो पहले मैंने जब ज्वाइंट किया मंगल मूर्ति में तब कुछ नहीं वहाँ था, तो जूनागढ़ में सर्वे किया मैंने, तो लगभग 60 बच्चे, जैसे 60 बच्चे के घर में गया, उसमें से 10 से 12 बच्चे को पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार हो गए स्कूल में। बाकी सब ना।
आई थिंक रोहित जी के एंड पे कोई टेक्निकल इशू है, इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। जब तक वो मांग। हाँ 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 सर। जी। हाँ बोलिए, आपका नेटवर्क काफी। तो हाँ जी, 94 में वो हॉस्टल शुरू किया, लेकिन हॉस्टल ऐसा अच्छा बनाना था कि पेरेंट्स को, यार बच्चे को ऐसा लगे कि हमारा घर जैसा है ये। ऐसा कोई पांजरा फोड़ के बच्चे को कैद करने का नहीं, लेकिन बच्चे को अच्छी तरह कार्य कर सके और पेरेंट्स को भी लगे कि ये हमारा घर है। ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने की पूरी कोशिश की और 97 में हॉस्टल शुरू किया। बाद में 97 में वर्कशॉप, जो बड़े बच्चे थे उसको क्या कराना है, तो उसके लिए कैंडल है, मेकिंग है, त्यारबाद पेपर बैग है, फुटवेयर है, वो सब बनाने के शुरू किया था। बाद में हमने 99 में इंटीग्रेशन एजुकेशन प्रोग्राम लिया हमारे इंस्टीट्यूट ने, तो उसमें कोऑर्डिनेटर तरीके था। तो जूनागढ़ जिला का पूरा ऐसा बच्चा जहाँ भी है उसे सर्वे किया। उस सर्वे में 300 बच्चे हम पाए, तो 300 बच्चे को नॉर्मल स्कूल में दाखिल करने की जिम्मेदारी थी। तो पहले 300 बच्चे का हमने सिविल हॉस्पिटल से उसका सर्टिफिकेट निकाला, उसका कैंप रखा और बाद में नॉर्मल स्कूल के एडमिशन दिलाने के आई थिंक रोहित सर का फिर से इंटरनेट का कोई इश्यू हो गया है। होपफुली वो हमारे साथ वापस जुड़ जाएंगे, वो कोशिश कर रहे होंगे। हाँ सर। हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो नॉर्मल स्कूल में 300 बच्चे को एडमिट किया, बाद में उसमें लगभग 28 टीचर स्पेशल एजुकेटेड थे, उसके ऊपर रखा मैंने। तो जो सर्वे में आए बच्चे उसको नॉर्मल स्कूल में दाखिल करके ग्रुप बनाया, तो हर स्कूल में स्पेशल क्लास किया। आचार्य को बोलता था कि एक जो रूम आपका खाली है क्लासरूम, तो हमको दे दो। तो उसमें 8-10 बच्चे रख के उसके ऊपर एक टीचर रख के नॉर्मल स्कूल में स्पेशल क्लास शुरू किया। ऐसे 300 बच्चे का हमें लगातार Maybe इंटरनेट you का। can ask him to join again. या आई आस्क। या जिम्मेदारी ली थी। मंगल मूर्ति में हॉस्टल अच्छा किया, वर्कशॉप किया। बाद में थेरापी का सुना, तो थेरापी के बारे में अभ्यास किया। तो म्यूजिक थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, सोशल थेरापी, प्ले थेरापी, इंटीग्रेशन एजुकेशन में भी रखा। और ये सब थेरापी 7 प्रकार की थेरापी हमने हॉस्टल में शुरू की। ऐसे ये मेरा काम होता था। और जो भी भारत में कहीं से भी बच्चे को दाखिल करने आए थे, तो उसको अच्छा लगता था कि हमारा बच्चा यहाँ अच्छी तरह रह सकेगा। हमारा प्रयत्न ऐसा रहता है कि बच्चे जब स्कूल का उसका टाइम पूरा हो जाए तो कुछ न कुछ काम घर पे कर सके, ऐसी ट्रेनिंग हम देते थे। तो मैं वो बच्चे का ऐसे पर्सनल ध्यान देते थे कि ये बच्चे को किराया का स्टोर है तो उसको जोखने का आता है, वो किराया का स्टोर पर काम कर सके, ऐसी ट्रेनिंग देते थे। और मनी कंसेप्ट भी रोहित उसको सर, कराते थे। रोहित और सर, बच्चा, हाँ जी। सर क्षमा चाहती हूँ बीच में रोकने के हाँ लिए। जी। आप एक बार लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका बैंडविड्थ बहुत लो दिख रहा है और बार बार स्क्रीन जो है वो ब्लर हो जा रहा है। एक बार आप लॉग आउट करके फिर से ज्वाइन करिए सर। ओके। है ना? तो सो या सुषमा, आप बताएं अभी तक हमारे फेसबुक लाइव पे क्या क्या कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ लोग जुड़े हैं कि नहीं? हाँ, ब्रिजमोहन जी हैं हमारे साथ और वो रोहित सर का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। रविंद्र जी हैं और वो कहते हैं कि रोहित भाई मंगल मूर्ति ट्रस्ट के से सेवानिवृत्त के बाद भी इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, जो कि बहुत सराहनीय हैं। उनकी सेवाएं इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज ने भी प्राप्त की हैं और वो आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जब तक रोहित सर उनका इंटरनेट जी। ठीक होता है, मैं कुछ पढ़ना चाहूंगी जो रोहित सर ने इस किताब में लिखा है, उन्होंने साझा किया है उनके अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। उन्होंने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि हमें बच्चों और माता पिता दोनों के लिए सकारात्मक व्यवहार
अथवा नकारात्मक व्यवहार दोनों को बराबरी से आकलन करके बच्चे के व्यवहार संबंधी समस्याओं के लिए सॉल्यूशन खोजने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी तकनीक बच्चे के को अगर मदद नहीं कर रही है तो उसे वापस नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है। हर बच्चे के पास एक शक्ति होती है और उस शक्ति का सही उपयोग करना हर माता पिता की जिम्मेदारी है और समाज की भी जिम्मेदारी है। आई होप रोहित सर हाँ आ गए हैं। हाँ जी। हाँ सर, सो आप जब तक आ रहे थे तो मैं आप ही के द्वारा जो आपने किताब में लिखा है मैं वो पढ़ रही थी, और हमारे साथ रविंद्र जी हैं, ब्रिजमोहन जी हैं जो आपका बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपने धन्यवाद। इतना जो काम किया है और इतनी जो आपने सपोर्ट की है इंदौर सोसाइटी फॉर मेंटली चैलेंज को। सर जब आप बता रहे थे तो मैंने कुछ चीजें जो मुझे लगा कि आपने कहा आपने इतने सारे लोगों के साथ गांव में जाके, घरों में जाके, लोगों से जी। मिलकर धीरे 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 करके ये कोशिश की कि बच्चे सशक्त बन सकें। और हाँ जी। मुझे बस यही एक मन में आता है सवाल कि ये एक निरंतर प्रयास आपने किया है साल दर साल, तो इतने सालों तक इसी पर काम करना या इन्हीं चीजों से जुड़े रहना और बच्चों के लिए काम करना और माता पिताओं को सहयोग देने के लिए आपको कहाँ से प्रेरणा मिलती? वो जो मेरे साथ धीरू भाई पटेल थे, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे, वो उसको भी एक स्पेशल बचा है, तो उसका व्यवहार भी अच्छा था। और एक दो घटनाएं ऐसी बनी जीवन में। जैसे एक आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। दो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे, वो पेरेंट्स को, और जो पेरेंट्स थे उसमें उसके जो पिता थे वो भी मनोदिव्यांग थे। तो उसकी जो वाइफ है, वो तीनों को, एक फैमिली में तीन लोग मनोदिव्यांग थे, उसके हस्बैंड और दो बच्चे। तो मैंने उसको पूछा हम कैसे करते हैं तीन बच्चे को, तीन लोगों को संभालने का। तो वो बोली कि मैं दो बच्चे को एक घर में पूरे के रखता हूँ, टुकमा बंद करके रखता हूँ, और मेरे हस्बैंड को साथ में लेके जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहे थे और वहाँ खेत का काम कर रहे थे, तो उसके हस्बैंड को एक वृक्ष के छाया में बिठा देते थे और वो काम करती थी। शाम को जब आती है तो दो बच्चे को निकालती है, और उसका टॉयलेट का है, वो खाने का सब रूम में रहता है। तो ऐसा देख के मुझे लगा कि गरीब परिस्थिति या गरीब परिवार में जो ऐसा बच्चा है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ऐसे दो तीन चार किस्से ऐसे हैं। तो ऐसे बच्चे को बाहर निकालने की जरूरत है। वो उसको पता भी नहीं चलता है कि ऐसे बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल है, उसको संभालेंगे। तो दो बच्चे को हम लाए और अपने डे केयर सेंटर में रखे। सुबह आते थे, शाम को जाते थे। बाद में वो बच्चा बहुत अच्छा हो गया, माइल्ड मॉडरेट लेवल के थे। तो जब बड़ा हो गया 18 साल 20 साल का, तब मैंने वो चाय की एक केबिन में रखा उसको, वो साफ करने के लिए। तो वहां उसको काम करने लगा। दो तीन चार साल इतने बीत गए। बाद में मैं एक रेस्टोरेंट में भोजन करने गया फैमिली के साथ। तब जब भोजन करने के बाद मैं निकला बाहर रेस्टोरेंट के काउंटर पर पैसे देने, मनी देने के लिए, तो वो सेठ जी बोला कि आपका पैसा नहीं लेना है। मैं तो क्यों नहीं लेना, हम तो पहचानते नहीं है। हमारा एक आदमी बोला कि सर आए, उसको पैसा नहीं लेना। तो मैंने बोला कि उसको बुलाओ। तो वो दो लड़के आए जो हमारे स्कूल में थे। दोनों मनोदिव्यांग थे, उसके पापा भी मनोदिव्यांग थे। वो उसमें वेटर का काम कर रहे थे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे दो लोग जो अच्छे से सेट हो गए और अच्छा काम करने लगा। ऐसे कई बच्चे किराए के स्टोर में, कोई पेट्रोल पंप पे हवा भरने का काम कर रहे थे। आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ऐसा अच्छा काम करने मुझे मिला, भगवान ने ऐसा मौका दिया, ऐसा समझ के अच्छा करता था। उसमें से प्रेरणा मुझे मिलती थी। पेरेंट्स के जो फैमिली थे उसमें ही प्रेरणा में मुझे मिल रही थी कि मुझे इस फैमिली के लिए कुछ करना है, और मैं करता था उसके लिए। आपने बहुत सरल तरीके से ये कह दिया कि उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी। आई थिंक उनके लिए भी आप उतने ही प्रेरणादायक रहे होंगे सर, क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि हम हमें जब जरूरत होती है, अगर हमें उसी समय सही समय पे अगर मदद मिल जाए
दिशा मिल जाए, कोई ये बताने वाला मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए और कैसे सही तरीके से आप अपने बच्चे की मदद कर सकते हैं, तो वो उससे बड़ी बात एक माँ-बाप के लिए कोई नहीं हो सकती। और आपने शायद वही किया, आप वो सूत्रधार बन के उनके जीवन में आए, जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। और आपके इसी स्वभाव को लेकर रविंद्र जी कहते हैं कि रोहित भाई का स्वभाव बहुत सरल है। और सुजाता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपके काम को बहुत सराहती हैं। मनोज जी हैं यहाँ पे, जो कहते हैं रोहित सर इज अ वेरी गुड पर्सन एंड ऑल्सो वेरी हेल्पिंग पर्सन, जो हम सब यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं कि आपने इतने सालों इतने लोगों के साथ आप जुड़े और आपने बहुत अलग लेवल पे सिर्फ शिक्षा ही नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, एम्प्लॉयबिलिटी हो, लिवेबिलिटी हो, सब इंडिपेंडेंट, एक बच्चे को कैसे इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है, आपने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। सर, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने इस किताब में माता पिताओं के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये सब आपके अब तक के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके बेसिस पे हैं। तो अगर आप कोई एक टिप बताना चाहें कि माता पिता को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वो टिप्स क्या होंगी? हाँ जी। हाँ जी, ऐसा है कि परिवार में पहले तो परिवार में जितने लोग हैं उसको ऐसा बच्चा को स्पेशल चाइल्ड को स्वीकारना चाहिए। परिवार के सब लोगों को स्वीकारते हैं तो माता की थोड़ी राहत मिलती है। और जो कहना का है कि माता पिता जो होते हैं उसके दूसरे बच्चे नॉर्मल होते हैं। कई माता पिता नॉर्मल बच्चे को दूर रखते हैं ऐसे बच्चे से, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन स्लीपिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जो उसके भाई बहन है उसको ऐसे स्पेशल बच्चे को संभाल सके, ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। कभी कभी माता पिता को ऐसे बच्चे को संभालने के लिए उसके बीच जो प्रेम बढ़े ऐसा करना चाहिए। जैसे कोई गार्डन में उसके साथ घूमे, कोई पिक्चर देखने जाए, रेस्टोरेंट में जाए तो उसके भाई बहन उसको साथ लेके जाए और उसको संभाल सके, ऐसा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जैसे माँ बाप नहीं रहेंगे तो पीछे उसके भाई बहन है, उसके बाद उसको संभालना है, तो वो जिम्मेदारी अभी से उसको देनी चाहिए। और दूसरा है समाज में जो ऐसे मनोदिव्यांग बच्चे हैं उसको सकारात्मक दृष्टि देखे, वो भी करना पूरा प्रयत्न कर जाए। समाज के जो त्योहार है हर जगह बच्चे को ले जाना चाहिए, मंदिर में कोई भी प्रसंग है तो वहां ले जाना चाहिए। समाज को ऐसे स्पेशल चाइल्ड को सहानुभूति होती है। माइल और बॉर्डर लाइन के जो बच्चे होते हैं वो उसको भी कार्य देना चाहिए, उसके प्रति सहानुभूति होनी चाहिए कि उसको कुछ रोजगार दे, तो ऐसे बच्चे का जो एनर्जी है वो डिस्चार्ज हो जाए, वो तो बढ़िया बात होती है। और दूसरा, पेरेंट्स अपने बच्चे को कमजोर समझता है, वो कमजोर नहीं समझना चाहिए। उसको जहाँ भी हमारी मदद की जरूरत पड़े वहां से करनी चाहिए। माँ बाप बच्चे को ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं और कुछ सब कुछ उसका कर कर देते हैं। जो हम सब कुछ बच्चे का कर देंगे तो कभी वो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए एक दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि जहाँ हेल्प की जरूरत है वहां से ही हम हेल्प करें। तो तीसरा, जो स्पेशल एजुकेटेड है हमारे फील्ड में, वो बच्चा जब स्कूल में आते हैं तो उसका भविष्य ध्यान में रखना चाहिए कि स्कूल से जब बच्चा जाएगा तो वो क्या घर पे करेगा, क्या नहीं करेंगे, वो सब देख के उसको ट्रेनिंग दी जाएंगी, ऐसा कहने का है। तो माँ बाप को वो है वो ऐसे बच्चे की चिंता रहती है कि हमारे बाद इस बच्चे का कौन संभालेंगे। तो एक तो स्लीपिंग की ट्रेनिंग है और दूसरा ग्रुप होम बनाते हैं, उसमें भी अपने बच्चे को रख सकते हैं और साथ में दुख बांट सकते हैं। बस ये ऐसा कहने का है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सही कहा कि बच्चों को उनकी क्षमता के अनुसार, ये आपने ही अपने लेख में लिखा है कि उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार प्रशिक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है और आवश्यक है। और ये इस बात से आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि जैसा भी हम जो भी चाहते हैं, अगर उसकी ट्रेनिंग बहुत पहले से शुरू कर दी जाए, और जैसे आपने कहा भी समाज में भी बच्चों को बाहर ले जाना, उन्हें समाज के बीच घुलना मिलना सिखाना, ये भी जरूरी हाँ है जी। ताकि लोग जो हैं वो और जागरूक हो सकें, बच्चा भी जागरूक हो सके। और जैसे हम कहते हैं कि कई बार हमें ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे आपकी मदद कर सकें,
तो उसके वो जागरूकता लाने के लिए भी बच्चों को घर से बाहर जाना, जिसकी जैसी बहुत सिचुएशन जरूरी है उस हिसाब से वो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को समझ में भी आए, वो पूछ सकें कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। और हमें नहीं पता कि कब कौन से रूप में मदद जो है वो हमें जो हमें मदद चाहिए वो हमें मिल जाए। यहाँ पे बहुत लोग हैं हमारे साथ जो आपके लिए बहुत कुछ लिख रहे हैं कमेंट्स में, मैं थोड़ा पढ़ना चाहूँगी सर। निधि जी हैं वो कहती हैं बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं रोहित जी। और स्वाति सिन्हा है हमारे साथ, वो लिखती हैं बहुत अच्छा सुझाव है कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। सही कहा स्वाति। शीतल जी हैं हमारे साथ, वो भी आपकी बात से सहमत हैं। ब्रिजमोहन जी हैं जो कह रहे हैं कि ग्रुप का उद्देश्य है कि तिनकों को जोड़कर एक गट्ठे का रूप देना। बहुत सही बात की सर, हम सब इस बात को अग्री करते हैं। कल्पना जी जरूरी। हैं हमारे साथ जो आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हैं कि आपने इतने सारी बातें शेयर की जो बहुत ज़रूरी हैं लोगों को सुनने, जानने और जागरूक होने के लिए। आगे बढ़ते हुए सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने इतने साल जब काम किया और आप आज जब एक कंसल्टेंट की तरह काम कर रहे हैं, आपको अक्सर कौन-सी कमियाँ नज़र आती हैं? आप जब पेरेंट्स से मिलते हैं या किसी संस्था के साथ जब आप काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन कैसे मदद कर सकता है ताकि उन कमियों को पूरा किया जा सके, ताकि बच्चे या जो युवा हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, उन्हें हम और बेहतर सपोर्ट कर सकें? हाँ जी। तो पहले तो क्या क्वालिफाइड स्टाफ का थोड़ा अभाव रहता है, हमारे फील्ड में क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और दूसरा है इंस्टीट्यूट वाले कभी ज्यादा सैलरी देने पड़ता है तो भी नहीं रखते हैं। और दूसरा स्वच्छता का प्रश्न है, स्वच्छता इंस्टीट्यूट में स्वच्छता अच्छी नहीं रहती है तो भी अच्छा नहीं लगता है। और खाने पीने के भी बढ़िया रखना चाहिए। और तीसरा है जो मैनेजमेंट, स्टाफ और पेरेंट्स सब साथ में मिलके ये इंस्टीट्यूट का, ये बच्चे का काम कर सके तो ये बच्चे के लिए हम कुछ कर पाते हैं। सही कहा सर कि कई बारी अगर बहुत इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल चीज आपने हाईलाइट की कि अगर पेमेंट सही नहीं है, अगर जो भी हम हाँ जी। जिन लोगों को कार्य पे रख रहे हैं तो वो अपना पूरा 100% कैसे दे पाएंगे, और वो शायद वो जागरूकता से ही होगा। जितनी बातें इस बारे में होंगी, जितने लोग इसके लिए आके बात करेंगे, जैसे आपने अपनी किताब में भी लिखा है कि विशेष शिक्षा और स्वयं वकालत दोनों ही बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जागरूकता लाने के लिए और बच्चों को सहयोग करने के लिए। इस किताब से सर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं मैं जानना चाहूंगी आपसे। नहीं, उसमें जो पेरेंट्स ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है तो कई नए पेरेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, तो उसको पता चलता है आगे के जो पुराने पेरेंट्स है उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसमें से उसको सब मालूम पड़ता है कैसे बच्चे को कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर समाज में जो बच्चा है वो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं या दौरा धागा तंत्र उसमें चले जाते हैं। तो प्रॉपर जगह पर जो अपने बच्चे को स्पेशल स्कूल में डालें तो उसके लिए बढ़िया रहता है। तो इस पुस्तक से तो नए कोई भी पढ़े पेरेंट्स तो उसको पता चलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे बच्चे को अभी पैसे स्कूल में डाल दे और उसको ट्रेनिंग दे दे चाहिए। और ये दोहरा धागा तंत्र मंत्र में नहीं मानना चाहिए, डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं। ये एक स्थिति है, परिस्थिति है, स्थिति को हम सुधार सकते हैं, मिटा नहीं सकते, ये आजीवन रहती है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा सुधार सके वही हमारा पूरा प्रयत्न रहता है। तो इस पुस्तक से अपने सबको शेयर किया, एक्सपीरियंस उसमें डाला है तो सबको अच्छा लगता है। और नए पेरेंट्स खास पढ़ते हैं तो उसको यूजफुल रखते हैं। और दूसरी बात, हम सब जुड़े हैं, आज भी हम जुड़े हैं तो ये पुस्तक की वजह से जुड़े हैं, आगे भी हम जुड़े रहेंगे। और कुछ न कुछ इस फील्ड में नया आए तो बढ़िया काम हमारा बन सकेगा बच्चे के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आप इतना पॉजिटिव सोच रखते हैं और आप आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। आई थिंक ये हम सबका सौभाग्य है कि आपके साथ जुड़ने का मौका मिला। और आपने सही कहा कि जैसे आपने लिखा भी है अपने लेख में कि मंजिल मिले या ना मिले, चलते रहना बहुत जरूरी है।
तब हाँ जाकर ही हम देख जी। पाएंगे कि चीजें बेहतर से बेहतर कैसे होते चले जाती हैं। सर, जाने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अब तक बहुत पेरेंट्स के साथ आपने काम किया है, बच्चों से मिले हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया है। सो पेरेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स या जो युवा हैं जो अभी स्पेशल एजुकेशन को एज अ प्रोफेशन, एज अ हाँ जी। सब्जेक्ट ले रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये जो पेशर एजुकेटेड है वो अभी ट्रेनिंग देने के लिए या सैलरी के लिए आते हैं। वो दिल लगा के इस बच्चे को प्रोग्रेस कैसे होना चाहिए वो नहीं सोचते कि हमारी ट्रेनिंग से बच्चे को जीवन में क्या यूजफुल है वो सिखाए। जैसे सेल्फ केयर की ट्रेनिंग काफी इंस्टीट्यूट में नहीं दी जाती है। बटन बंद बंद करने का है, कोई सोच का पानी कैसे लिया जाता है, स्नान कैसे किया जाता है, ब्रशिंग किया कैसे जाता है, कपड़े पहनने का है, वो ट्रेनिंग ऊपर ज्यादा भार देनी चाहिए। वो अभी ऐसा नहीं होता है। ऐसा कुछ एक्टिविटी कराते हैं जो बच्चे को यूजफुल नहीं है। तो उसको मेरा यह संदेश है कि बच्चे के जीवन में जो यूजफुल है ही उसको सिखाना चाहिए। आपने यहाँ पे बहुत अहम बात एक कही कि जो इस बात को पॉइंट आउट करता है कि सेंसिटाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है, किसी भी लेवल पे, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो एजुकेटर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, ताकि हम एज अ कम्युनिटी जितना ज़्यादा हम सेंसिटाइज हो पाएंगे, जितनी ज़्यादा हमें जानकारी होगी, उतना बेहतर ढंग से हम हमारे बच्चों और युवाओं की मदद कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने आज हमें अपना कीमती समय दिया। इतनी सारी बातें हैं आपसे सीखने के लिए, आपसे सुनने के लिए कि मतलब एक सत्र भी कम पड़ेगा, बट जिस तरीके से सबने कहा कि आप बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और आपके बारे में इतनी सारी बातें कही, वो छलकती हैं आपके काम में भी। इतने सालों से आपने डेडिकेटेडली बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए अपना योगदान दिया। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। सर, ये अपने सत्र भी को रविंद्र कुमार दुबे ने जो हाँ सर, रविंद्र कुमार दुबे ने जो ये पुस्तक बनाया उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये सब पेरेंट्स के बारे में ऐसा सोचते हैं, एकजुट बनाए हैं। आप भी ये चैनल में काम कर रहे हो, ऐसा हैंडल कर रहे हैं सुषमा त्रिपाठी जी, तो आपका भी धन्यवाद है। और सभी अभिभावकों को जो ये जुड़े हुए हैं सब लोग को मेरा धन्यवाद है। और ऐसे ही जुड़े रहे तो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सकते हैं। जी, जी, सही कहा। जैसे कि रविंद्र जी की ये जो प्रार्थना है जो हम हर सत्र में पढ़ते हैं, और शायद वही हाँ जी। हमारा मार्गदर्शन कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हर बार जब इसे पढ़ा जाता है तो लगता है कि बहुत कुछ करना भी बाकी है, बहुत कुछ किया भी है, और शायद वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, और लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका रोल क्या है कम्युनिटी में अवेयरनेस लाने के लिए। मैं जाने से हाँ पहले ये जी। प्रार्थना पढ़ना चाहूंगी। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, हर पल धैर्य और प्रेम की भक्ति दो, दिव्यांगता को भी दिव्यता में बदले हम, हर बच्चे को आत्मनिर्भरता की शक्ति दो। हे प्रभु, हमारे बच्चों पर वरदान करो, उनके जीवन को सक्षम और आसान करो, सबके दिल में उनके लिए प्यार जगाओ, स्वीकार्यता का सच्चा एहसास दिलाओ, जो नजरें करे तिरस्कार उन्हें ज्ञान दो, दया नहीं सम्मान करे इसका भान दो। हे प्रभु, हमारी विनती स्वीकार करो, दुखों के बादल हटा खुशियां भर दो, दुनिया के झंझावत हमें न डिगाएं, हर कदम पर हमें ऐसा संबल दो, सपनों के पंखों को उड़ान दो प्रभु, मुश्किलों में भी आनंद का भान दो प्रभु। और इसी धन्यवाद। प्रार्थना के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत आभार सर कि आपने आज हमारे साथ अपने अब तक के एक्सपीरियंस साझा किए, और मुझे यकीन है कि जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए बहुत कुछ होगा जो उनके लिए प्रेरणादायक होगा, जो वो आपसे आज सीख कर जा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे दर्शकों को मैं ये बोलना चाहूंगी कि म्यूजिकल एक्स्ट्रावेगेंजा 11th एडिशन आने वाला है बहुत जल्द, 31 अगस्त को, जहां पे आप इस किताब से जुड़े कुछ अभिभावकों और बच्चों को परफॉर्म करते हुए सुने, उनका गाना सुनेंगे, उनकी मधुर आवाज सुनेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने ये किताब अब तक नहीं खरीदे, इसे जरूर खरीदें,
पढ़ें और इसके विचार आप हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।